हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है मैं बिहार लाइब्रेरियन का जो सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसमें लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो उसका लेक्चर 13 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर 12 तक हमने अपलोड कर दिया है। तो इसमें जो है मोर देन 10,000 क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपको हर एग्ज़ाम्स जो लाइब्रेरी साइंस का होता है, जैसे यूजीसी नेट हो गया, TSSB लाइब्रेरियन हो गया, KVS NVS इस टाइप के और अदर स्टेट लाइब्रेरियन से सब जगह आपको पूछा ही जाता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अगर नए हैं और आप लाइब्रेरी फैमिली से किसी भी तरह एसोसिएटेड हैं, आप मतलब एडुकेटर हैं, पढ़ाते हैं, या फिर किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, BLIS MLIS आप कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर 13 क्वेश्चन नंबर 501। अब देखो, व्हेन डिड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बुक चार्जिंग सिस्टम, मैंने जैसे बताया था कि मतलब बुक चार्जिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये बुक सर्कुलेशन का पार्ट है कि आप किसी को लेंड कर रहे हो फिर वापस बुक आप ले रहे हो, तो ये सब बुक सर्कुलेशन में आता है। तो बुक सर्कुलेशन में जैसे पहले मैंने बताया था कि जैसे ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम था, फिर जो है आपका जैसे नेवाक चार्जिंग सिस्टम है, तो इसी टाइप का। तो ये सब बुक चार्जिंग सिस्टम था। तो वो सब जो था तो कार्ड बेस्ड था, है ना। जैसे पढ़े होगे कि 2 कार्ड सिस्टम बेस्ड था। तो उसके बाद जो है चार्जिंग सिस्टम जो है सो जैसे जैसे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, या फिर मतलब अब उसको कंप्यूटर कहा जाने लगा है। पहले जो है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का ही आविष्कार हुआ मानिए, तो जैसे वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह थे, आपने जो पढ़ा होगा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह उसमें, तो वो सब का जैसे जैसे जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसा जो है फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बुक चार्जिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। तो कब किया गया, तो 1932 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बुक चार्जिंग सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1932 में इंट्रोड्यूस किया था बाय गैलॉर्ड ब्रदर्स। समझ गए, गैलॉर्ड ब्रदर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, यूजिंग अ मशीन टू रिकॉर्ड लोन्स। समझ गए, मार्किंग एन अर्ली ऑटोमेशन इन लाइब्रेरी सर्कुलेशन। समझ गए, तो ये लाइब्रेरी सर्कुलेशन में जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जैसे अभी आते हैं, तो उसी टाइप का लाइब्रेरी का अर्ली ऑटोमेशन इसको कह सकते हो। इट रिड्यूस मैनुअल एफर्ट्स इन ट्रैकिंग लोन्स। समझ गए, लोन्स कौन सा, तो ये बुक लोन है, बुक जो आप किसी को इशू करते हो। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 502 पे देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बुक चार्जिंग सिस्टम, तो जैसे मैंने बताया गैलॉर्ड ब्रदर्स। कब, तो 1932 में। गैलॉर्ड ब्रदर्स इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकली, जो जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, ऑपरेटेड बुक चार्जिंग सिस्टम इन 1932, ऑटोमेटिंग सर्कुलेशन बाय मैकेनिकली रिकॉर्डिंग लोन्स, सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट ओवर मैनुअल सिस्टम। समझ गए। फॉर एग्जांपल इट इम्प्रूव लोन ट्रैकिंग एक्यूरेसी इन बिजी लाइब्रेरी। बहुत ज़्यादा जहाँ पे लाइब्रेरी में इशू हो रहा है, तो वो सब पे जो है कार्ड्स वगैरह से ट्रैक करने में मुश्किल होने लगता है। समझ गए। तो वैसे ही जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नीना ई ब्राउनी जो थी वो डेवलप्ड ब्राउनी सिस्टम जो है, और जॉन कॉटन डेना जो है नेवाक सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। समझ गए। और ये दोनों जो सिस्टम्स है ये आपका सर्कुलेशन का ही है। सर्कुलेशन मतलब क्या क्या होता है, जैसे आप किसी को इशू कर रहे हो, वापस ले रहे हो, जैसे बुक्स है और उस पर अगर टाइम पे नहीं आ पा रहा है तो उस पर फाइन्स वगैरह लगा सकते हो। अब देखो, डेट्रॉयट सिस्टम ऑफ एन आइडेंटिटी कार्ड वाज डेवलप्ड बाय राफ ओलवेलिंग इन, तो 1929 में। याद कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है। डेट्रॉयट सिस्टम क्या है, डेट्रॉयट जो है सो USA में जगह है। तो डेट्रॉयट सिस्टम ऑफ एन आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड समझ रहे हो ना, कि जैसे बुक आजकल के लाइब्रेरी में भी आपका लाइब्रेरी ID कार्ड बना होगा, तो अब जो है ये सब जैसे कोहा सॉफ्टवेयर आप देखे होगे, तो कोहा में क्या कर दिया था कि इसको पैट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। ये भी याद कर लो। और देखो, राफ उलवेलिंग डेवलप द डेट्रॉयट सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। डेट्रॉयट सिस्टम किसने डेवलप किया, तो राल्फ उलवेलिंग। समझ गए। एन आइडेंटिटी कार्ड बेस्ड सर्कुलेशन मेथड इन 1929 एट द डेट्रॉयट पब्लिक लाइब्रेरी। इट यूज्ड बोरोड ID कार्ड्स
समझ गए, मतलब बोरोवर आईडी कार्ड जैसा अभी होता है। टू स्ट्रीमलाइन लोन ट्रैकिंग एनहांसिंग एफिशिएंसी, समझ गए, तो 1929 में। और वो जो था इलेक्ट्रॉनिकली कब शुरू हुआ, तो 1932 में, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन 504, एंड डैश इज ट्रेडिशनली लेविड फॉर दोज बुक्स विच आर रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट। तो क्या, तो ओवर ड्यू चार्ज जो फाइन लगाया जाता है, यही लाइब्रेरी फाइन जो होता है, बुक फाइन, वो है। तो एन ओवर ड्यू चार्ज और फाइन इज लेविड फॉर बुक्स रिटर्न आफ्टर देयर ड्यू डेट टू इनकरेज टाइमली रिटर्न्स एंड इंश्योर्स रिसोर्स अवेलेबिलिटी। रिसोर्स अवेलेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि जैसे बुक्स हैं तो वो सारे लोगों के लिए अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही कोई स्टूडेंट है या पैटर्न कोई जो इशू करा ले और उसको साल भर रखे रहे और किसी को एसेसेबल ही नहीं हो। तो रिसोर्स यहाँ पे क्या है, तो बुक्स एंड ई जर्नल्स वगैरह ये सब हो गया। अब देखो क्वेश्चन 505, अ रिकॉर्ड ऑफ द डेली विजिटर एंड देयर पर्पस ऑफ विजिट टू द लाइब्रेरी इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ए, तो इसको गेट रजिस्टर कहते हैं। गेट पे आप जाओगे तो जितने लोग एंट्री कर रहे हैं लाइब्रेरी में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वही गेट रजिस्टर हो गया। तो गेट रजिस्टर रिकॉर्ड्स डेली विजिटर्स to a library, noting their names, purpose and visit times typically at the entrance. For example, it track researchers or students using reference services। समझ गए, रेफरेंस सर्विस किसको कहते हैं कि मानो आप एक पीएचडी स्कॉलर हो या किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो या प्रोजेक्ट बना रहे हो, टर्म पेपर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसके लिए आप रेफरेंस लेने जाते हैं। कि जैसे रेफरल सेंटर भी होता है, रेफरल सेंटर्स, इसमें होता है कि आप टॉपिक बताओगे कि ये टॉपिक पे मेरे को जो है डिटेल्स चाहिए, और तो वो अगर उस लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो वहाँ पे भी आपको जैसे बता दे सकते हैं। अदरवाइज जो है इंटर लाइब्रेरी लोन्स जो होता है ILL, ये सब से भी आपको वो रिसोर्स अवेलेबल कराया जा सकता है। समझ गए। अब देखो प्रॉपर्टी काउंटर, एज यूजर्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग बुक्स, अदर मटेरियल्स एंड अदर बिलोंगिंग इनसाइड द लाइब्रेरी, अब प्रॉपर्टी काउंटर इज यूजुअली इंस्टॉल्ड नियर द, तो प्रॉपर्टी काउंटर समझ गए ना कि एंट्रेंस के समय आप अगर आपका खुद का बुक्स है या बैग्स है या अदर डॉक्यूमेंट्स है जो लाइब्रेरी में जाना अलाउड नहीं है, ले जाना अलाउड, तो उसको जो है आपका एंट्रेंस पे ही रखा जाता है, तो उसको प्रॉपर्टी काउंटर कहते हैं। समझ गए। देखो ये सब सुनने में क्वेश्चन ईजी लग रहा है, बट आप अगर लाइब्रेरी प्रोफेशनल बन रहे हो तो आपको तो जानना सब कुछ होगा, है ना, कि लाइब्रेरी, पूरा लाइब्रेरी आपको डिज़ाइन कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है कि वो स्मूथ फंक्शनिंग हो सके लाइब्रेरीज का। तो आप प्रॉपर्टी काउंटर वेयर यूजर्स डिपॉजिट पर्सनल बिलोंगिंग्स आर नॉट अलाउड इनसाइड is installed near the library entrance for security and convenience. For example, it prevents unauthorized books from entering, protecting collections, placing it near circulation reference। समझ गए। अब देखो द मेन एम ऑफ सर्कुलेशन इज, तो सर्कुलेशन समझ गए क्या होता है, इसमें लैंडिंग हो जाता है, फिर आप वापस रिसीव कर रहे हो, बुक को जो है पहले से रिजर्व कर रहे हो, तो ये सब जो है सर्कुलेशन के अंदर आता है। और फाइन वगैरह, मतलब पूरा एक तरह से हार्ट ऑफ द लाइब्रेरी हुआ मानो तो मैक्सिमाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने पहले बताया था कि रिसोर्स का जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, सबको रिसोर्स मिल सके, तो इसलिए जो है यही सर्कुलेशन कहते हैं इसको। तो द मेन एम ऑफ सर्कुलेशन इज टू मैक्सिमाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स बाय इफेक्टिवली लैंडिंग एंड रिटर्निंग देम टू यूजर्स। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम्स लाइक RFID मैंने बताया था, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसको कहते हैं, इंश्योर्स क्विक चेक आउट्स इंक्रीजिंग एक्सेस। समझ गए ये सब। अब देखो कार्डिक्स सिस्टम मैंने क्या बताया था, ये किससे रिलेटेड है, तो पेरियोडिकल्स से रिलेटेड है। जो पेरियोडिकल्स जो है किसे कहते हैं, पेरियोडिकल्स वो होते हैं जो मानो हर कुछ पीरियड पे पब्लिश हो, जैसे ई जर्नल्स कह सकते हैं, फिर जैसे मैगजीन्स हो गया, है ना, तो ये सब पेरियोडिकल्स में आते हैं। समझ गए। तो कार्डिक्स इज यूज्ड फॉर कीपिंग विजिबल रिकॉर्ड्स ऑफ पेरियोडिकल्स मार्केटेड बाय तो रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया। समझ गए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो कार्डिक्स जो है अ विजिबल रिकॉर्ड सिस्टम फॉर पेरियोडिकल मैनेजमेंट वाज मार्केटेड बाय रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया। समझ गए। इट ट्रैक्स सब्सक्रिप्शंस एंड इशू रिसिप्ट्स यूजिंग कार्ड्स इन अ कैबिनेट। समझ गए कि कार्ड जो है कैबिनेट में रखा जाता है, उसी पे जो है हर एक आपको मैगजीन्स का अलग अलग जब बनाया जाता है उसका मंथली रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इट इंश्योर्स टाइमली जर्नल अवेलेबिलिटी। समझ गए। अब देखो बॉटम कार्ड इज यूज्ड फॉर ईच पीरियोडिकल इन कार्डेक्स सिस्टम। तो बॉटम कार्ड जो है सो किसके अंदर आता है, कार्डेक्स सिस्टम है। फिर मैं बता देता हूँ ये,
पेरियोडिकल्स के लिए। ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये कार्डियक सबको जहाँ दिखे आप समझ जाओ पेरियोडिकल्स के लिए, और ये हर एक एग्जाम में लगभग आता ही है, इन वन वे और अनदर पूछा ही जाता है। तो इन द कार्डियक सिस्टम, अ बॉटम कार्ड इज यूज्ड फॉर ईच पेरियोडिकल टू रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन डिटेल्स एंड इशू रिसिप्ट्स इंश्योरिंग विजिबल ट्रैकिंग। फॉर एग्जाम्पल इट नोट्स मिस्ड इशूज फॉर फॉलोअप। समझ गए। और रंगनाथन का जो था वो 3 कार्ड सिस्टम था, ये याद कर लेना। और बाकी जो आपका कार्ड सिस्टम है जैसे न्यूमार्स जो सर्कुलेशन में मैंने बताया था, या फिर ब्राउनिश सर्कुलेशन में, वो 2 कार्ड सिस्टम होता है, और रंगनाथन का जो है 3 कार्ड सिस्टम है, ये आप याद रखो। अब देखो हाउ मेनी रजिस्ट्रेशंस फाइल्स आर यूज्ड इन नेवार्क सिस्टम, तो ये 2 जैसे मैंने बताया है। देखो का एक्सप्लेनेशन देखो, द नेवार्क चार्जिंग सिस्टम यूजेस 2 रजिस्ट्रेशन फाइल्स एंड अल्फ़ाबेटिकल फाइल और बोरोवर एप्लीकेशन ब्लैंक्स एंड न्यूमेरिकल फाइल और ऑफ बोरोवर नंबर्स। समझ गए ना कि एप्लीकेशन ब्लैंक्स मतलब कौन सा आप जैसे ले रहे हो और कितने बार ले रहे हो, ये सब आपका बोरोवर नंबर्स हो गया। टिपिकली इन लूज लीफ नोट और रजिस्टर। समझ गए, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बस याद कर लो आप। अब देखो इन डमी सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन द डमी इज मेड ऑफ द वुड। वुड का बना होता है जो आपको बुक जैसा दिखता है। समझ गए। तो इन द डमी सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन अ वुडन डमी अ ब्लॉक रिजेंबलिंग अ बुक इज प्लेस्ड ऑन द सेल्फ टू मार्क अ बोरोड बुक पोजीशन। समझ गए। इंश्योरिंग ईजी सेल्विंग मतलब आपका सेल्फ्स पे मानो ऐसे ऐसे बुक रखा हुआ है, तो जो इशू हो गया बुक तो उसके जगह जो है एक वुडन डमी मतलब क्या होता है कि आपका उसी के जैसा दिखने वाला डमी, मान लो कि जैसे कोई पुतला बनाया गया तो उसको डमी कहते हैं। तो इंश्योरिंग इजी सेल्विंग। समझ गए। तो यहाँ पे जो है डमी वुडन रख दिया जाएगा कि नेक्स्ट जो है वापस जब बुक आए तो वहाँ पे इसको वुड को हटा के फिर उसको रख दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल इट मेंटेन सेल्फ ऑर्डर इन स्मॉल लाइब्रेरी। समझ गया कि सेल्फ ऑर्डर जो है कि इसके बाद ये बुक, इसके बाद ये बुक, ऐसे रखा होगा। अब देखो लूज लीफ बुक्स इज अ रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग रिसिप्ट्स ऑफ पेरियोडिकल्स। लूज लीफ बुक्स जो है वो पेरियोडिकल्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। समझ गए, याद कर लो। बुक्स के लिए नहीं होता है, लूज लीफ बुक्स पेरियोडिकल्स। देखो लूज लीफ बुक्स आर यूज टू रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ पेरियोडिकल्स। समझ गए। रिसिप्ट जो पेरियोडिकल्स का होता है, अलाउिंग ईजी अपडेट्स एज इशूज अराइव। समझ गए कि आपका मान लो कि जनवरी तक का आ चुका है, उसके बाद फरवरी का नहीं आया है, तो आप उसमें आपको लीव्स है एक लाइन से, तो उसमें देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे अभी खाली है, इस महीने का नहीं आया है, तो आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी लॉग जर्नल इशूज इन लूज लीफ बाइंडर्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। समझ गए। अब जैसे बुक्स जो होता है ये सब आपको एसेसन रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन 513 द एरिया ऑफ लाइब्रेरी इन विच स्टाफ मेंबर्स हैंडल द लोन प्रोसीजर इज कॉल्ड। तो सर्कुलेशन डेस्क जो मैंने बताया है पहले ही कि ये जो बुक का लैंडिंग से लेके जितना काम हुआ ना रिटर्न तक का और फाइन वगैरह सब, ये सब सर्कुलेशन में आता है। देखो अब द सर्कुलेशन डिस्क इज द एरिया वेयर स्टाफ हैंडल लोन प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग इशूइंग, रिटर्निंग एंड रिन्यूइंग बुक। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल यूजर्स चेक आउट बुक्स हियर यूजिंग RFID और मैनुअल सिस्टम्स। समझ गया। अब द मेंबरशिप कार्ड इंटाइटलिंग द होल्डर टू बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी इज कॉल्ड, इसको बोरोवर्स टिकट कहते हैं। मेंबर्स कार्ड जो होता है ना नॉर्मली जो आपका लाइब्रेरी कार्ड हुआ उसी को मेंबरशिप कार्ड कह देते हैं। तो उसको क्या, तो वो बोरोवर्स का टिकट है एक तरह से, आप दिखा सकते हो, लाइब्रेरी में जा सकते हो, फिर जब वापस निकल सकते हो उस कार्ड पे बुक इशू करा सकते हो, तो इसलिए बोरोवर्स टिकट कहते हैं इसको। अब बोरोवर्स टिकट इज द मेंबरशिप कार्ड। समझ गए। इंटाइटलिंग यूजर टू बोरो बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी ऑफन यूज इन मैनुअल सर्कुलेशन सिस्टम लाइक ब्राउनी और नेवाक सिस्टम में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इट आइडेंटिफाई द यूजर ड्यूरिंग चेकआउट। समझ गए। अब देखो क्वेश्चन 515 इन विच चार्जिंग सिस्टम डिटेल्स ऑफ द लोन्स आर रिकॉर्डेड ऑन डिस्क और टेप। तो एक कंप्यूटराइज चार्जिंग सिस्टम पे डिस्क या टेप पे रिकॉर्ड होता है। अब तो ये सीधे जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइम में जो क्लाउड पे रिकॉर्ड होता है, या फिर आपका कंप्यूटर जो आपका सर्वर होगा उसका नेटवर्क सर्वर उस पर रिकॉर्ड होता है। ठीक है। या फिर कोहा वगैरह जो सॉफ्टवेयर है तो वो हो सकता है कि क्लाउड यूज कर रहा। देखो
हम कंप्यूटराइज चार्जिंग सिस्टम रिकॉर्ड्स लोन डिटेल्स ऑन डिजिटल स्टोरेज, समझ गए, डिस्क और डेटाबेस है। ऑटोमेटिंग सर्कुलेशन इन लाइब्रेरी, फॉर एग्जांपल सिस्टम्स लाइक कोहा जो हो गया, कोहा क्या है, ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है। आप लोग यूज किए ही होंगे, वैसे नहीं किए होंगे तो एक कोहा गूगल पे सर्च कर सकते हो और उस पर जाके देख सकते हो, क्योंकि कोहा बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है आज के टाइम में। वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। कोहा ट्रैक लोन्स इलेक्ट्रॉनिकली रिप्लेसिंग मैनुअल कार्ड्स, समझ गए आप। देखो क्वेश्चन 5 और 6, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड सिस्टम ऑफ डिट्रॉयट सेल्फ चार्जिंग सिस्टम। तो इसको ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम जो है इसका सिंप्लीफाइड सिस्टम है। इसको और डिट्रॉयट सेल्फ चार्जिंग सिस्टम जो था इसको सिंप्लीफाई किया गया और फिर इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये जो है, और किसके द्वारा, तो ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम, नीना ही ब्राउनी जो थी उसके द्वारा। तो वो ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम जो है सिंप्लीफाइड वर्जन है डिट्रॉयट चार्जिंग सिस्टम का। देखो, द डिट्रॉयट सेल्फ चार्जिंग सिस्टम डेवलप्ड इन 1929 इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम। ओ सॉरी, मतलब इसका ये सिंप्लीफाइड वर्जन, मैंने उल्टा कह दिया, समझ गए। तो डिट्रॉयट सेल्फ चार्जिंग सिस्टम है, और वैसे भी ऐसे भी आप याद कर सकते हो ये 1929 का है डिट्रॉयट चार्जिंग सिस्टम। तो ऑब्वियसली ये जो ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम जैसे मैंने बताया है पहले के लेक्चर में कि 1895 के पास में आया था, तो उसको सिंप्लीफाई करके जो है डिट्रॉयट सेल्फ चार्जिंग सिस्टम यूज किया गया था। एक और चीज़ याद कर लो, डिट्रॉयट कहाँ है, तो यूएसए में है। अलाउिंग यूजर्स टू रिकॉर्ड लोन्स विथ मिनिमम स्टाफ इंटरवेंशन यूजिंग बुक कार्ड्स एंड बोरोवर टिकट्स, फॉर एग्जाम्पल इट रिड्यूसेस स्टाफ वर्कलोड इन बिजी लाइब्रेरी, समझ गए। अब देखो व्हाट व्हेन PERT वाज डेवलप, तो ये मैंने बहुत बार बताया है। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स जो है तो 1958 में ये डेवलप किया गया था। तो इसमें बेसिकली वही होता है कि आपका कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, फिर इंडिविजुअली जो है तो उसका इवेलुएट किया जाता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा इंडिविजुअल टास्क में, और उसी के अनुसार जो है टाइम अलॉट किया जाता है। कंपेयर टू कि आप मतलब ऐसा नहीं कि मतलब टाइम लगाया जा रहे हैं। तो ये इसीलिए आपको ये सोच के ही लग रहा हो कि ये डिफेंस से रिलेटेड है। तो यूएस मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो था उसके द्वारा ये किया गया था, मतलब यूएस नेवी कह सकते हो। देखो, तो PERT जो है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक वाज डेवलप्ड इन 1958, समझ गए, बाय यूएस नेवी फॉर द पोलरिस मिसाइल प्रोजेक्ट, समझ गए, टू मैनेज कॉम्प्लेक्स टास्क थ्रू नेटवर्क एनालिसिस, समझ गए। इन लाइब्रेरी PERT प्लान्स प्रोजेक्ट लाइक डिजिटाइजेशन इंश्योरिंग टाइमली कंप्लीशन। तो ये जो जैसे बेसिकली इनका जो ये ऑब्जेक्टिव है ना कि कोई जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट हो। जैसे इंडिया में देखते हो ना कि कोई मान लो कि रोड या ब्रिज बनना शुरू हुआ, उसका मान लो कि जैसे 10,000 करोड़ में बनने वाला है, और उसके बाद उसमें डिले होते होते 10 साल और डिले हो गया, और उसके बाद जहाँ पे 10,000 करोड़ में बनना था फिर 25,000 करोड़ स्पेंड हो रहा है। यही सबको जो है रोकने के लिए जो है आपका PERT टेक्निक जो है यूएस नेवी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में पोलरिस मिसाइल प्रोजेक्ट के समय, कि सारा काम जो है कैसे टाइमली किया जा सके। अब देखो, द थियरी एक्स एंड वाई वाज इंट्रोड्यूस बाई, मैंने ये पहले भी लेक्चर में बताया, डॉगलस मैकग्रेगर। क्या कहता है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद रखना। तो ये थियरी एक्स इसमें ये कहता है कि जो आपके एम्प्लॉई हैं वो आपके लेजी हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, तो उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और थियरी वाई ये कहता है कि एम्प्लॉय जो हैं तो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, आपको काम के जो है रिजल्ट से मतलब रहना चाहिए। तो एम्प्लॉय जो है सो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, और वो खुद ब खुद अगर कोई चीज़ सही से नहीं हो पा रहा है तो खुद ब खुद उसको प्लान करेंगे कि और अच्छे से कैसे किया जाए, उसका नया प्रोसेस डिजाइन करेंगे। तो वो आपको एम्प्लॉय पे आपको ट्रस्ट रखना पड़ता है कि वो खुद कर लेंगे, वो इसके कैपेबल हैं, समझ गए। तो एक जगह कंट्रोल होता है, एक जगह आपको ट्रस्ट रख के उन्हें बस काम दिया जाता है। तो डॉगलस मैकग्रेगर जो है 1960s में दिए थे आपका थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई।
डॉगलस मैकग्रेगर इंट्रोड्यूस थ्योरी एक्स एंड वाई इन 1960 डिस्क्राइबिंग मैनेजरियल विजन एम्प्लॉय मोटिवेशन से रिलेटेड है, समझ गया। थ्योरी एक्स एज्यूम्स वर्कर्स आर लेजी और नीडिंग कंट्रोल, वाइल थ्योरी वाई इज द सेल्फ मोटिवेटेड थ्राइविंग विथ ऑटोनोमी। ऑटोनोमी मतलब क्या हुआ कि खुद से डिसीजन मेकिंग कर सके। तो इन लाइब्रेरी थ्योरी वाई फोस्टर्स स्टाफ इनोवेशन इन यूजर सर्विसेज, समझ गए कि यूजर्स को कैसे मैनेज करना है। अब देखो अनदर रिलेटिव टर्म फॉर पर्ट इज, पर्ट क्या था, अब तो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक यूएस नेवी द्वारा दिया गया था। तो इसी को जो है इसका रिलेटिवली लगभग सिमिलर टर्म हुआ सीपीएम। क्या होता है, तो ये होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, कि कैसे करने पे जो है वो सबसे अच्छे से वो काम हो सकता है। तो वही है, अ रिलेटिव टर्म फॉर PERT प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक इज CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, एज बोथ आर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक। समझ गया कि प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे किया जाए। एनालाइजिंग टास्क सीक्वेंस, जैसे मैंने बताया था कि मतलब कैसे कैसे टास्क को किया जाए कि वो जल्दी से जल्दी टाइमलाइन को फॉलो करके सही टाइम पे हो जाए, समझ गया। एंड टाइमलाइंस इन लाइब्रेरी बोथ ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट्स लाइक ऑटोमेशन, समझ गया। अब देखो पोस्ट कॉर मैंने पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसका क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग, फिर CO से होता है कोऑर्डिनेटिंग, और R से रिपोर्टिंग, और B से बजटिंग, समझ गए। तो ये याद कर लेना। तो ये क्या हो गया, ये आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पोस्ट कॉर्प जो हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड रिपोर्टिंग, बजटिंग, डेवलप्ड बाय लूथर गुलिकोन, लिंडल उर्विक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लूथर गुलिकोन, एल उर्विक भी बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो वो सेम है, लिंडल उर्विक। इज अ फ्रेमवर्क फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट गाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, समझ गए। फॉर एग्जांपल इट स्ट्रक्चर्स बजटिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ और स्टाफिंग फॉर सर्कुलेशन, समझ गए। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 521, पेमेंट्स फॉर द बुक्स परचेज कैन बी मेड ओनली आफ्टर, तो एसेसनिंग क्या होता है, तो ये जो है एसेसन रजिस्टर एक होता है लाइब्रेरी में, एसेसन रजिस्टर। तो कोई भी बुक आप परचेज कर रहे हो तो वो फाइनली जब रिटर्न वगैरह नहीं हो रहा है कि आपका सब चीज़ हो गया कि ठीक हो गया, मतलब सही बुक्स है, जो ऑर्डर किया गया था उतने कॉपीज और सब चीज़ सही है, तो एसेसन रजिस्टर में इसका ये याद कर लो कि इसका जो डायमेंशन होता है वो 16 इंच इंटू 13 इंच होता है, ये स्टैंडर्ड डायमेंशन, ठीक है। तो ये एसेसन रजिस्टर ये बहुत जगह पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो वो जो है एसेसनिंग, इसी को कहते हैं, एसेसन रजिस्टर में चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद जो है बिल का प्रोसेस किया जाता है। तो देखो पेमेंट्स फॉर परचेज बुक्स आर मेड आफ्टर एसेसनिंग एज दिस प्रोसेस कन्फर्म्स रिसीप्ट एंड एंट्री इनटू द एसेसन रजिस्टर, मतलब लाइब्रेरी जो है करेक्ट आइटम्स को रिसीव किया, वेरीफाइंग द लाइब्रेरी रिसीव द करेक्ट आइटम्स। फॉर एग्जांपल एसेसनिंग इंश्योर्स बुक मैच इनवॉइसेस बिफोर पेमेंट, समझ गया। अब देखो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग जो है, सो ये सब बुक को ऑर्गेनाइज करना हुआ। तो पहले बुक आके सेशन रजिस्टर में चढ़ जाएगा, उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन किया जाएगा कि वो किस टाइप का बुक है, कहाँ पे जाना चाहिए, और कैटलॉगिंग जो हो गया, आपको पता ही है कैटलॉग कार्ड्स बनता है अभी जो है, वो उसी का कैटलॉग कार्ड्स की जगह क्या होता है, मार्क जो है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग बनाया जाता है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन 532, टेक्निकल सेक्शन परफॉर्म्स मेनली टू फंक्शंस नेमली क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, समझ गया। क्लासिफिकेशन क्या होता है आपको पता होगा, जैसे रंगनाथन जी का दिया हुआ है कोलोन क्लासिफिकेशन, फिर होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, फिर होता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो ये सब क्लासिफिकेशन हुआ कि आपका कोई भी, जैसे आपका हिंदी डिक्शनरी है तो हिंदी डिक्शनरी को चाहे हिंदी डिक्शनरी ऑफ इंडिया इस टाइप से है, इसी टाइप का कुछ भी हो सकता है नाम बुक का, तो उसको क्या नंबर दिया जाएगा वो सब जो है। उसका कैटलॉगिंग पता होगा आपको, जैसे पहले कैटलॉग कार्ड्स बनता था, इस टाइप का होता है, यहाँ पे कॉल नंबर जो है पेंसिल से लिखा रहता है। तो कैटलॉग कार्ड्स जो है पहले वुडन बॉक्स में ऐसे रहता था, और इसमें सारे जो है कार्ड एक के बाद एक रखे रहते थे। आपको हिस्ट्री भी जाननी चाहिए, अब नहीं यूज होता है, लेकिन पहले ऐसा होता था। तो उसके बाद जो है आप मतलब खोज सकता है कोई भी आदमी इसमें से उठा के, और तो ये छेद किया रहता है कि वो उसमें
लगा हुआ रहता है, समझ गए। इसी में कैटलॉग कार्ड्स, और उसी को एक एक करके आगे 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 करके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन बुक्स अवेलेबल है। तो पहले के ज़माने में यूज होता था जब बुक्स उतना ज़्यादा नहीं होते थे, और तब जब से डिजिटाइजेशन वगैरह हुआ तो मार्क जो है, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग जो है, मार्क फॉर्मेट, मार्क 21 जैसे आपने यूज भी किया होगा, तो ये सब यूज होने लगा। तो ये सब जो है कैटलॉगिंग हो गया, क्लासिफिकेशन ये हो गया, ये सब जो है आपका टेक्निकल सेक्शन में आता है, टेक्निकल सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी। जैसे समझ गया ना कि ये सब टेक्निकल सेक्शन में हो गया। जैसे सर्कुलेशन सेक्शन में मैं मतलब उसमें कितने सारे क्वेश्चंस इस पे किया हूँ कि सर्कुलेशन में आ जाएगा कि जैसे किसी को बुक आप लेंड कर रहे हो, फ़ाइन वसूल रहे हो, फिर जैसे जो वापस ले रहे हो किसी को, मतलब पहले से ही मतलब बुक रिजर्व करवा रहा है तो वो सब कर रहे हो, तो वो सब सर्कुलेशन सेक्शन में आता है। तो देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द टेक्निकल सेक्शन, जैसे मैंने बताया, इन लाइब्रेरीज प्राइमरली हैंडल्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या हो जाएगा, तो असाइनिंग कॉल नंबर, जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे पेंसिल से लिखा जाता है, एंड कैटलॉगिंग, क्रिएटिंग बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। समझ गए, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड जो है बनाया जाता है। अब जैसे मार्क 21 में बनता है, तो दीज फंक्शंस ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज फॉर यूजर एक्सेस। समझ गए। For example, classification via DDC, David Decimal classification, and cataloging in OPACs enable quick retrieval। समझ गए। अब देखो 523 देखते हैं। द डेली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज इंटर्ड इन, तो ये कैश बुक में इंटर किया जाता है। समझ गए। तो अ कैश बुक रिकॉर्ड्स एंड इंस्टीट्यूशन डेली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग कैश ट्रांजेक्शन्स लाइक फाइन्स कलेक्टेड और पेमेंट्स मेड। समझ गए। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरीज लॉग ओवर ड्यू चार्जेज, ये कि आप अगर बुक ज़्यादा दिन रख लिए हो तो उसका ओवर ड्यू चार्ज आप पे लगाया जाता है, जो कि कैश रजिस्टर में लिखा जाता है। और लेजर समराइजेज अकाउंट। समझ गए। लेजर जो होता है ये अकाउंटिंग में यूज होता है, जिसमें रिकॉर्ड्स रखा जाता है कि इसके पहले कितना था, उसके पहले कितना था, इस टाइप से। जैसे लेजर, आप आजकल लेजर जो टर्म है इसको आप ये सब में भी सुनते होंगे, जैसे क्रिप्टो करेंसी में, है ना। तो क्रिप्टो करेंसी भी उसी टाइप का है कि रिकॉर्ड्स उसमें जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। समझ गया। तो ये क्रिप्टो जो है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि करेंसी में ही यूज हो, ये क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजी है जो हर जगह यूज हो सकता है। मतलब देखना, फ्यूचर का जो इंटरनेट होगा वो डिफाइंड होगा इसी तरह से। ये बेसिकली एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन है हर चीज़ का, कि आपको एक जगह ना होकर के डिसेंट्रलाइज किया जाए। तो मैं इस पे बहुत बता सकता हूँ, लेकिन चलो आगे मैं धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो ज्ञान देता ही रहता हूँ। चलो, तो बिल रजिस्टर्स, तो ये सब समझ गए। एसेसन रजिस्टर के बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है क्या होता है। अब देखो GOC मैंने बताया था ना कि गुड्स ऑफिसर्स कमेटी जो होता था कि आपका ये एक्सचेंज रेट्स जो होता है, आप कोई बुक खरीद रहे हैं तो उस पर एक्सचेंज रेट वगैरह जो आपको बताता है कि इतना एक्सचेंज रेट पे आप खरीद सकते हैं, तो वही है गुड ऑफिसर्स कमेटी। मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है। तो GOC स्टैंड्स फॉर गुड ऑफिसर्स कमेटी, अ बॉडी इन इंडिया दैट स्टैंडर्डाइजेज बुक सप्लाई टर्म्स फॉर लाइब्रेरीज, इंश्योरिंग फेयर डिस्काउंट्स एंड एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट। समझ गए। फॉर एग्जांपल GOC सेट्स करेंसी कन्वर्जन रेट्स फॉर फॉरेन जर्नल्स। समझ गए। अब द डैश इज अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म टर्म्स ऑफ book supplies to libraries and to ensure a fair working margin in book sellers and efficient services to libraries। तो वही है गुड ऑफिसर्स कमेटी जो है, यही है गुड ऑफिसर्स कमेटी। मैंने बताया ये जो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया डेट इस्टेब्लिशेज, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है कि वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये गुड ऑफिसर्स कमेटी जो है, तो ये वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, दैट इस्टेब्लिशेज यूनिफॉर्म बुक सप्लाई टर्म्स फॉर लाइब्रेरीज इंश्योर। देखो ये बेसिकली ये बता रहा है कि आपका लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी खरीदारी वगैरह होता है ना, तो उसमें कितना आपको वेंडर से आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए, कितना आपको करेंसी कन्वर्जन में ये करना है, तो वो ये सब टाइप का चीज़ सब हैंडल करके सजेशन देता है। इंश्योरिंग फेयर मार्जिन्स फॉर बुक सेलर्स एंड एफिशिएंट सर्विस। समझ गया। फेयर मतलब बुक सेलर्स भी है, उनको भी फेयर मार्जिन मिलना चाहिए, नहीं तो वो बैंकरप्ट हो जाए तो फिर बुक्स पब्लिश कौन करेगा। फॉर एग्जांपल GOC negotiates discounts on foreign publications reducing library cost। समझ गए। अब देखो, गैलॉर्ड ब्रदर्स इंट्रोड्यूस्ड एन
इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बुक चार्जिंग मशीन यूजिंग बेसिक 2 कार्ड सिस्टम डिवाइस्ड बाय डैना इन 1932। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। गैलॉट ब्रदर्स इंट्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बुक चार्जिंग मशीन इन 1932 बेस्ड ऑन जॉन कॉटन डैनाज। और ये 2 कार्ड सिस्टम जो है नेवाक सिस्टम पे बेस्ड था, है ना। तो समझ गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है किस सिस्टम पे बेस्ड है, तो नेवाक सिस्टम पे बेस्ड है। ब्राउनीज मत गलती से टिक लगा देना। एक और ब्राउनी था ना, BROWNE, ब्राउनी सिस्टम्स जो होता है ये भी बुक सर्कुलेशन का ही होता है। नीना ई ब्राउनी इसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी आप देख लेना। तो ये आई थिंक 1895 में आया था, चेक कर लेना आप। तो ये उसी टाइप का जो है, तो मतलब गैलॉट ब्रदर्स वाला जो है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बुक चार्जिंग मशीन जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1932 में, ये नेवाक चार्जिंग सिस्टम पे बेस्ड था। 2 कार्ड नेवाक चार्जिंग सिस्टम। और नेवाक चार्जिंग सिस्टम कौन दिया था? जॉन कॉटन डेना जो है 1900 में। ऑटोमेटिंग लोन रिकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल इट रिड्यूस्ड मैनुअल एफर्ट्स इन बिजी लाइब्रेरी। समझ गए सब। अब देखो द पर्पस ऑफ द पैटर्न रजिस्टर इज टू नो द। अब देखो पैटर्न क्या होता है। पैटर्न होता है कि आप जो है किसी भी लाइब्रेरी में आपके जो यूजर्स हुए ना, उसका जो डिटेल्स हो गया, या यूजर्स को ही मान लो, इसको पैटर्न कहते हैं। जैसे आप अगर कोहा सॉफ्टवेयर आप यूज किए होगे, डिजिटल लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड भी हो सकता है, आप अपने सर्वर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये कोहा जो है सो आपका, ये एक और चीज़ जान लो कि ये ओपन सोर्स है। बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पता होगा ना कि आपको ख़रीदना नहीं पड़ता है, इसका ओपन सोर्स है, मतलब फ्रीली अवेलेबल होता है। हो सकता है कि आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई किया मतलब करना पड़े, या हो सकता है कोई और आदमी या कोई कंपनी जो है इसको अपने सर्वर पे होस्ट करके आपको सर्विसेज दो, तो उसके लिए कुछ चार्ज कर सकता है। और जो है मतलब सर्विसेज के अलावा भी हो सकता है ना, कि जैसे आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो उसमें हेल्प करने के लिए वो आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करे, तो उसके लिए आपको हो सकता है कि उसको पे करना पड़े। नहीं तो कोहा जो है सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ये जैसे क्लाउड बेस्ड है, तो इस पर आप अगर जाओगे या फिर यूज किया होगा आपने, तो देखा होगा कि इस पर पैटर्न ऐड करने का होता है। तो पैटर्न इसमें क्या होता है कि आप जो है, जो कोई भी आपके यहाँ यूज़र, कोई नया यूज़र आता है, उसका जो आईडी कार्ड हुआ तो मानो, तो वो यूज़र को पैटर्न कहते हैं कि ऐड न्यू पैटर्न। तो वो नया यूज़र को ऐड करोगे आप, तो उसमें यूज़र का डिटेल्स वगैरह फिलअप कर सकते हो। तो ये सब हो गया, तो वही पैटर्न। तो अब तो ये कोहा तो ऑनलाइन हुआ, लेकिन पहले जो है पैटर्न रजिस्टर जो है तो लाइब्रेरी में रजिस्टर के फॉर्म में होता था। तो वो क्या होगा? तो आइडेंटिटी ऑफ द बोरोवर। देखो मैं अगर ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ता और आंसर पे टिक लगा देता और आगे बढ़ जाता तो टाइम भी बचता और बहुत सारा मैं क्वेश्चन कर लेता, लेकिन वैसे आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग से फिर निकल जाएगा। और आप लाइब्रेरी साइंस में जब घुस ही गए हो तो जानकारी ले लो, अच्छी बात है ना। एक बार समय ही तो लगेगा लेक्चर्स देखने में, और इतना डिटेल्स में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ, है ना। तो आप ध्यान से पढ़ो। और आपके फ्रेंड्स हैं कोई, वो भी लाइब्रेरी साइंस का कर रहे हैं कुछ, तो उनको भी जो है आप ग्रुप्स में शेयर करो कि हमारे चैनल को सबको कहो सब्सक्राइब करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि लाइब्रेरी साइंस जो है वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है ना। और सोचो लाइब्रेरी कितना अच्छा जगह है, क्योंकि वहाँ पे आप बैठ के पूरा लाइव पढ़ाई कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो कह रहा हूँ मैं। द पैटर्न रजिस्टर रिकॉर्ड द आइडेंटिटी ऑफ द बोरोवर्स इंक्लूडिंग नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड मेंबरशिप नंबर। समझ गए? टू वेरीफाई एलिजिबिलिटी फॉर लाइब्रेरी सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल इट इंश्योर्स ओनली रजिस्टर्ड यूजर्स बोरो बुक्स। समझ गए? अब देखो द टर्म बीस स्पीकिंग। बीस स्पीकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे एग्जाम में दिया है। तो बीस स्पीकिंग ये होता है कि आपको कोई अगर बुक जो है, ये सर लाइब्रेरी सर्कुलेशन में यूज होता है। तो बीस स्पीकिंग क्या है? तो देखिए, तो ये हो गया, तो लाइब्रेरी सर्कुलेशन रिलेटेड है। अब तो ये रिजर्वेशन ऑफ बुक होता है। और ये बीस स्पीकिंग जो है ना, ये आपका बेस स्पीकिंग होता है। स्पीकिंग ये टाइपिंग मिस्टेक है। देखो बी स्पीकिंग लाइक ए टाइप ऑफ और बेस स्पीकिंग रिफर्स टू रिजर्विंग अ बुक फॉर ए यूजर इंश्योरिंग इट्स हेल्ड व्हेन अवेलेबल। समझ गए कि ये बेसिकली ये है। ये मैंने पहले भी लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है कि
मान लो कि आपको कोई इम्पोर्टेंट बुक है जो लाइब्रेरी से चाहिए, जो और जगह मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, तो अब वो बुक कोई और आदमी इशू कराया हुआ है, तो आप पहले से जो है उसको रिजर्व करा सकते हैं कि वो रिटर्न करेगा, वैसे ही मेरे नाम पे हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप चाहते हैं कि किसी और को ना मिल जाए, तो वो बेस स्पीकिंग कहते हैं उसको। तो रिफर्स टू रिजर्विंग अ बुक फॉर अ यूजर इंश्योरिंग इट्स हेल्ड व्हेन अवेलेबल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स रिजर्व टेक्स्ट बुक्स ड्यूरिंग एग्जाम। समझ गए बुक? अब देखो क्वेश्चन 529, a lending system in which a borrower enters his ticket number on the next vacant line of the book card, the assistant checks and stamps date level is called। तो ये डेमको सेल्फ चार्जिंग सिस्टम में आता है। सेल्फ चार्जिंग सिस्टम में समझ गए, मतलब खुद ही आप कर सकते हो, खुद कोई इशू वगैरह। समझ गए? तो फिर से क्वेश्चन पढ़ो, देखो अ लेंडिंग सिस्टम इन विच अ बोरोवर इंटर्स टिकट नंबर ऑन द नेक्स्ट वैकेंट लाइन ऑफ द बुक कार्ड, द असिस्टेंट चेक्स एंड स्टाम्प डेट लेवल इज कॉल्ड। समझ गए? तो डेमको मतलब जो है सेल्फ चार्जिंग सिस्टम में ये होता है। तो इसमें जो है देख रहे हो ना कि बोरोवर खुद से टिकट नंबर उस पर जो है तो बुक कार्ड जो आपका है उस पर डाल के देगा और असिस्टेंट जो है केवल चेक करके स्टाम्प लगा के दे दिया, तो वो वही हुआ कि आप खुद ही से इशू कर रहे हो मानो। तो डेमको सेल्फ चार्जिंग सिस्टम अलाउज बोरोवर्स टू इंटर देयर टिकट नंबर ऑन अ बुक कार्ड्स नेक्स्ट वैकेंट लाइन while staff checking and stamping the date level, simplifying circulation। समझ गए? it reduces staff workload in small library। समझ गए? कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आप बस याद कर लो डेमको सेल्फ चार्जिंग सिस्टम में ये होता है। मतलब थोड़ा सा जो है खुद को कंट्रोल दे दिया गया मानो। तो अब देखो अ रिकॉर्ड ऑफ द डेली विजिटर्स एंड देयर पर्पस विजिट टू द लाइब्रेरी इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ अ गेट रजिस्टर। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, इसमें भी कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है। अ मार्क बोर्न बाय अ बुक दैट डिनोट्स इट्स एग्जैक्ट और फिक्स्ड पोजीशन ऑन अ सेल्फ इज कॉल्ड। तो ये सेल्फ मार्क कहते हैं कि सेल्फ पे जो है कहाँ पे रखा हुआ है। मतलब समझ रहे हो आप कि ये मान लो कि लाइब्रेरी का सेल्फ है और इस पे ऐसे ऐसे करके बुक सब रखा हुआ है, तो ये कौन से पोजीशन पे रखा हुआ है वो सेल्फ मार्क तय करता है। जैसे मैं बताता हूँ कि मान लो कि ब्रिटानिका का जो है इंसाइक्लोपीडिया है ये, ठीक है जी। अब इंसाइक्लोपीडिया है तो ये मान लो कि अगर, अब मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम्स नहीं याद है, लेकिन मान लो कि 32 वॉल्यूम्स में, ऐसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का भी बुक होता है, लॉ का भी बुक होता है जो कि ज़्यादा वॉल्यूम्स में होता है, तो इसमें जैसे वॉल्यूम 9 है अगर ये, तो वॉल्यूम 9 पे तो इसका एक पोजीशन होगा ना कि यहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएगा, तो वही ये 9th पोजीशन पे हुआ, तो ये पोजीशन जो है सेल्फ मार्क में रहता है। और सेल्फ मार्क जो है उसको कॉल नंबर भी कहते हैं। समझ गए कि जो है मतलब बुक का जो कॉल नंबर जो अलॉट किया जाता है, आपको याद होगा कि आप कैटलॉग कार्ड्स बनाते थे इस तरह से, तो यहाँ पे पेंसिल से कॉल नंबर लिखा जाता था, तो वही बुक का जो है सेल्फ मार्क और कॉल नंबर डिनोट्स अ बुक्स एग्जैक्ट पोजीशन ऑन अ लाइब्रेरी सेल्फ बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स लाइक DDC और LCC। फॉर एग्जाम्पल 823.8 DIC डिस्प्लेसेज अ डिकेंस नोवेल प्रिसाइजली। समझ गया? अब देखो अ डैश इज अ मार्क इन अ बुक और मैन्युस्क्रिप्ट्स दैट डिनोट्स द कपबोर्ड और बुक केस वेटेज केस, तो ये सेल्फ मार्क मैंने बता दिया। अब देखो डैश ऑन विच द डेट ड्यू और डेट ऑफ इशू आर स्टाम्प टू बी पेस्टेड ऑन द बैक और फ्रंट फ्लाई लीफ ऑफ द बुक। देखो आप बहुत से लाइब्रेरी में आप जाओगे तो देखते हो कि ये जैसे बुक हुआ, तो इसका जो फर्स्ट जैसे ही जो पलटोगे तो उसमें एक पेज जो है चिपकाया रहता है यहाँ पे, तो ये पेज जो चिपकाया रहता है या फिर हो सकता है कि स्टेपल किया हो या उसी के साथ किसी भी तरह अटैच, तो इस पे देखोगे कि आपका जो है डेट ऑफ इशू रिटर्न वगैरह जो है इस पे लिखा रहता है, और कहीं पे साइन करने का भी ऑप्शन रहता है, रिमार्क भी अगर लाइब्रेरियन लिखना चाहे तो उसका रिमार्क रहता है। तो ये फर्स्ट पेज पे या फिर मतलब कभी कभी जो होता है कि लास्ट पे भी कोई कोई लाइब्रेरी में रख देता है, तो ये आपको मोस्टली मिलेगा ही, तो उसको डेट स्लिप कहते हैं जो बुक में है।
देखो एक्सप्लेनेशन, अ डेट स्लिप पेस्टेड ऑन द बुक्स फ्लाई लीफ। फ्लाई लीफ जो आप समझ गए कि फर्स्ट वाला जो लीफ होता है, फ्लाई लीफ क्या हो गया, जो फर्स्ट पेज देखते हुए कोई बुक का देखोगे तो वो ब्लैंक होता है, ये ब्लैंक पेज, तो उसी पे मोस्टली चिपका होता है। इज स्टाम्प्ड विद द इशू और ड्यू डेट टू ट्रैक लोन, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल इट इन्फॉर्म्स यूजर्स व्हेन टू रिटर्न बुक्स, उस पर लिखा रहता है जैसे डेट ऑफ रिटर्न भी, तो यूजर को कहीं से तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि मेरा डेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो वो बुक्स पे वहाँ पे देख सकता है वो डेट स्लिप पे, समझ गया। अब देखो, अ ब्लैंक पेज इन द फ्रंट और द बैक ऑफ अ बुक इज कॉल्ड, तो फ्लाई लीफ जो मैंने एक्सप्लेन किया जिस पे डेट स्लिप चिपकाया जाता है, समझ गए। अ फ्लाई लीफ इज अ ब्लैंक पेज एट द फ्रंट और बैक ऑफ अ बुक ऑफन यूज्ड फॉर एंड पेपर्स और डेट स्लिप। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरीज पेस्ट डेट स्लिप्स ऑन फ्लाई लीव्स फॉर सर्कुलेशन ट्रैकिंग, समझ गया। ब्लैंक सीट्स, समझ गए। अब देखो, अ रजिस्टर केप्ट एट द एंट्रेंस ऑफ अ लाइब्रेरी, तो गेट रजिस्टर, पता नहीं बार बार क्यों इंक्लूड हो गया है क्वेश्चन। अब ये जैसे प्रॉपर्टी काउंटर, ये मैंने पहले भी बताया है, जो होता है कि जहाँ पे आप लाइब्रेरी में घुसते हो तो अपना बिलोंगिंग्स जो है, जो लाइब्रेरी में अलाउ नहीं होता है उसको रख सकते हैं, तो उसको प्रॉपर्टी काउंटर कहते हैं। अब देखो, पर्सन्स विद बेसिक क्वालिफिकेशन लेवल एंड ट्रेनिंग इन एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल लाइब्रेरी वर्क इज कॉल्ड सेमी प्रोफेशनल, समझ गया। तो बेसिक क्वालिफिकेशन लेवल होगा और ट्रेनिंग इन एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशनल। ये आप देखे होगे कि वैकेंसी भी जैसे आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी वैकेंसी आया हुआ था, तो उसमें एक जैसे प्रोफेशनल का वैकेंसी था और दूसरा सेमी प्रोफेशनल का वैकेंसी था लाइब्रेरी में, तो वो जो है सेमी प्रोफेशनल यहीं से टर्म आया है कि पर्सन विद बेसिक क्वालिफिकेशन लेवल एंड ट्रेनिंग इन एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल लाइब्रेरी, समझ गया। सेमी प्रोफेशनल, देखो सेमी प्रोफेशनल लाइब्रेरीज हैव बेसिक क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग इन टास्क लाइक सर्कुलेशन और बेसिक कैटलॉगिंग बट लैक एडवांस प्रोफेशनल डिग्री, समझ गया कि वो असिस्ट का काम करते हैं। अब देखो, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ISI जो है विच इज नाउ नोन एज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अपॉइंटेड डैश एज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन सेक्शनल कमेटी, समझ गया। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है लाइब्रेरी में, तो वो विच फिक्स अकॉर्डेड प्रायोरिटी द एरियाज ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिटिंग, तो डॉक्टर SR रंगनाथन जो थे वो आपके जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कमेटी के अपॉइंट किए गए थे चेयरमैन, समझ गए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद कर लो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट को ही अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, BIS, जो आप बहुत बार वैकेंसी भी BIS की आती है। ये आपको जैसे हॉल मार्किंग वगैरह में आप नाम सुने होंगे BIS का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये जो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कमेटी जो है, तो कहाँ पे बना था, तो वो आप याद कर लो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट में बना था, और जिसका अब नाम है भी, तो ये, तो उसके चेयरमैन जो थे तो डॉक्टर SR रंगनाथन अपॉइंट हुए थे। देखो डॉक्यूमेंटेशन बस याद रखो, ये टर्म डॉक्यूमेंटेशन याद रखो बस, और SR रंगनाथन फर्स्ट चेयरमैन डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे दिमाग में बिठा लो। तो डॉक्टर SR रंगनाथन वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन sectional committee of the Indian Standards Institute, now Bureau of Indian Standards, prioritizing standards for library building furniture and fittings, समझ गया। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हिज वर्क इन्फ्लुएंस द एर्गोनॉमिक लाइब्रेरी डिजाइन, तो वही है एर्गोनॉमिक लाइब्रेरी डिजाइन, समझ रहे हो ना कि ऐसा डिजाइन जिसमें जो है आपका मतलब जो है यूजर सेंट्रिक हो और इस तरह का डिज़ाइन हो जो कि आप मतलब चेंज भी किया जा सके। जैसे आप जैसे मॉड्यूलर डिज़ाइन का नाम सुने होंगे आप कि जैसे एक तरह से मॉड्यूल जैसा जो एक्सपेंडेबल डिज़ाइन हो गया, तो ये सब। अब देखो 539 है, स्टैंडर्ड ISI 1553 से 1960 इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी, तो ये जो है आपका जो है ना फर्नीचर चेयर टेबल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो ये लाइब्रेरी इस चीज़ से है, तो ये समझ गया, याद कर लो। 1553 1960 IS क्या हुआ, इंडियन स्टैंडर्ड, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो लाइब्रेरी बिल्डिंग का जो है बिल्डिंग फर्नीचर फर्नीचर चेयर टेबल्स फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग लाइब्रेरी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। भले ही ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा, लेकिन ये लाइब्रेरी से आपके रिलेटेड है, फर्नीचर वगैरह से,
तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कोई आदमी ध्यान ही नहीं देगा। आदमी सोचता है कि चलो इस टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर कर देंगे, बट इट्स नेसेसरी, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है आपका रैंक डिटरमिन करते हैं। देखो इंडियन स्टैंडर्ड IAS 1553 से 1960 स्पेसिफाइज requirements for furniture such as chairs and tables for educational institutions including libraries ensuring ergonomic and durable design। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल इट स्टैंडर्डाइजेज रीडिंग रूम फर्नीचर फॉर यूजर कंफर्ट। समझ गए। अब देखो देखते हैं स्टैंडर्ड ISO वो क्या था 1553 ना, देखो 1553 से 1960 और ये है 5970 से 1979 इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी रिगार्डिंग बिल्डिंग फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। तो ISO तो वो ये ISO है, वो है IS इंडियन स्टैंडर्ड। तो ISO इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। समझ गए। ISO तो वो था इंडियन स्टैंडर्ड, ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो दोनों आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वो याद कर लो 1553 से 1560, यही है ना 1553 से 1960 और ये है आपका 5970 से 1979। समझ गए। देखो ये दोनों आपको दिमाग में याद ही रखना पड़ेगा। देखो अगर याद नहीं रखना चाहते हो तो बस ये याद कर लो कि ये छोटा नंबर था 1553 वाला और ये 59 वाला बड़ा नंबर था। बड़ा नंबर जो है वो इंटरनेशनल वाला है और छोटा नंबर जो है वो IS जो है वो इंडियन वाला है। बस और बस नंबर मत याद रखो, कॉमन सेंस से कर सकते हो। तो ISO 5970 से 1979 इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइब्रेरी बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिटिंग्स ensuring functional and ergonomic design to support library operations। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल इट गाइड्स द लेआउट ऑफ द रीडिंग रूम्स के रीडिंग रूम होना कैसा चाहिए, कैसा डिजाइन होना चाहिए, एंड सेल्फ्स कैसे होना चाहिए टू ऑप्टिमाइज यूजर एक्सेस एंड कंफर्ट। समझ गए। देखो अब वैसे ही IS जो 1553 था जो 1960 जो मैंने ये बताया फोकसेज ऑन एडुकेशनल फर्नीचर। ISO इतना जो है कवर ब्रोडर लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ गए। लाइब्रेरी बिल्डिंग्स वगैरह सब इसमें इंक्लूड होते हैं। अब इसमें जो है फर्नीचर चेयर टेबल होता है। समझ गए। तो ये ब्रोडर जो है लाइब्रेरी बिल्डिंग्स वगैरह भी मतलब बड़े तक पूरा लाइब्रेरी का समझ ही रहे हो ना, इंटरनेशनल जो डिज़ाइन है वो सब चीज़ को ही इंक्लूड करता होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर 13 ख़त्म होता है। तो आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लाइब्रेरी साइंस से किसी भी तरह से रिलेटेड है, आप जैसे पढ़ाते हैं, UGC नेट का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लाइब्रेरी का, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का या फिर PhD कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हर किसी के लिए जो है फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाने वाले हैं जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा एज ए लाइब्रेरी प्रोफेशनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।